सोने और चांदी के पायल का कुआं। ये कहानी भागलपुर में रहने वाली सविता और उसकी बेटी अमृता की है। बीमारी के कारण सविता के पति की मौत हो गई थी। तब से सविता ने ही अपनी बेटी का पालन पोषण किया था। वही अपनी बेटी की माँ थी और वही पिता भी थी। सविता ज्यादा मेहनत करने के कारण कमजोर हो गई थी और बीमार रहने लगी थी। इसी का फायदा उठाकर उसके जेठ ने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली थी और उसके हिस्से में केवल एक छोटी सी बंजर जमीन और एक सूखा कुआं दे दिया था। सविता उस बंजर जमीन पर अनाज का एक दाना भी नहीं उगा पाती थी। इस कारण वो लोग बहुत गरीब थे। सविता वैसे ही बीमार रहती थी, इसलिए ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। इसलिए उसकी बेटी अमृता खेतों की जुताई करने में उसकी मदद करवाती थी। एक दिन की बात है, दोनों माँ बेटी मिलकर खेत में खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते करते सविता बहुत थक जाती है और थक कर बैठ जाती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप मत करो, मैं खुद कर लूंगी, लेकिन आपको मेरी बात समझ कहाँ आती है। मैं तो कहती हूँ तुम भी इस जमीन पर मेहनत मत करो, क्योंकि इस जमीन पर मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं कि ये एक बंजर जमीन है। ये जमीन हमें कोई फल सब्जी नहीं देगी। जेठ जी ने हमारे साथ धोखा किया। मेरी बीमारी का फायदा उठाकर उन्होंने जमीन जायदाद के कागजात पर मुझसे हस्ताक्षर ले लिए। कभी कभी तो लगता है ऐसे जीवन से अच्छा मेरा मर जाना ही ठीक है। एक ही बेटी दी है भगवान ने, उसकी भी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती हूँ। ऐसे क्यों बोलती हो माँ? ऐसे मत बोला करो। तुम हो तभी तो मैं हूँ ना। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूँगी? आपके अलावा तो मेरा और कोई सहारा है भी नहीं। अच्छा, अब उदास मत हो, चल घर चलते हैं। शाम होने वाली है, रात का खाना भी बनाना है। उसके बाद दोनों माँ बेटी घर की ओर चली जाती है। बंजर जमीन के कारण सविता बहुत ही परेशान रहती थी। घर पहुँचने के बाद अमृता सविता से कहती है, माँ आप आराम करो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। ऐसा कहकर अमृता खाना बनाने के लिए चली जाती है। जब वो अपनी रसोई में जाकर देखती है तो वहाँ सिर्फ रात का ही अनाज बचा था। ये तो सिर्फ थोड़ा सा ही अनाज है, इससे तो सिर्फ आज रात का ही गुजारा हो पाएगा। अब मैं क्या करूँ? खाना बनाकर माँ को खिला देती हूँ, उसके बाद इस बारे में बात करूँगी। फिर अमृता बचे हुए अनाज से रात का खाना बना देती है और खाना लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ खाना खा लो, जब तक मैं बगल वाली काकी से एक पैरासीटामोल की गोली मांग कर ले आती हूँ। आपको बुखार से थोड़ा आराम मिलेगा। अमृता की माँ खाना खाने लगती है और अमृता पड़ोस से दवाई मांगकर ले आती है। जब अमृता की माँ खाना खाने के बाद दवाई खा लेती है, तब अमृता अपनी माँ से कहती है, माँ राशन सिर्फ आज रात का ही था, कल सुबह हम क्या खाएंगे? कल सुबह बनाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। उस बंजर जमीन से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं तो कहती हूँ हम उस जमीन को बेच देते हैं, फिर उसके जो कुछ पैसे मिलेंगे उससे कुछ नया काम शुरू कर देंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? हम उस जमीन को नहीं बेच सकते, वो हमारे पूर्वजों की एकमात्र निशानी है। फिर हम क्या करें? उस जमीन से हमें कुछ हासिल होने वाला तो है नहीं, फिर ऐसे ही भूखमरी में अपना जीवन व्यतीत करते रहे। सविता के बार बार कहने पर अमृता जमीन को बेचने के लिए मान जाती है। अगले दिन दोनों माँ बेटी जमींदार को लेकर अपनी जमीन पर आते हैं। जमींदार उस बंजर जमीन को देखकर कहता है, लेकिन मैं इस बंजर जमीन का क्या करूँगा? मेरी मानो तो ये तुम किसी को मुफ्त में ही दे दो, क्योंकि ये जमीन का तो तुम्हें कोई भी कुछ दाम नहीं देगा। मैं तो बिल्कुल नहीं देने वाला। अगर मैं कुछ पैसे इस जमीन के तुम्हें दे भी दूं, तो आगे मुझसे ये जमीन कोई नहीं खरीदेगा। अब मैं अपना नुकसान तो करवाऊंगा नहीं। जमींदार की ये बात सुनकर अमृता की माँ अपने मन में सोचती है, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खाने के लिए घर में कुछ है नहीं और इस बंजर जमीन से तो कोई आस ही नहीं है। ऐसा सोचते हुए सविता अमृता के साथ घर जाने लगती है। तभी उसे उसका सूखा हुआ कुआं दिखाई देता है जो उसके जेठ ने उसके हिस्से में दिया था। उस कुएं को देखकर सविता को और गुस्सा आता है। हमारे हिस्से में केवल 2 ही चीज दी थी और वो दोनों भी ऐसी जो किसी काम की नहीं है। किस बारे में बात कर रही हो माँ आप? इस सूखे कुएं के बारे में। कहने को हमारे नाम पर कुआं कर दिया, लेकिन क्या फायदा इस कुएं का? सालों से सूखा पड़ा है। अच्छा आप गुस्सा मत करो, नहीं तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। घर चलो, मैं कुछ सोचती हूँ।
अमृता अपनी माँ को लेकर घर आ जाती है। वो अभी घर पहुँचे ही थे कि तभी उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अमृता बाहर जाती है तो वहाँ पर एक दंपत्ति खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी नई नई शादी हुई है और वो दूसरे गांव से आए हैं। उन्हें देखकर अमृता कहती है, जी कहिए, क्या बात है? हम यहाँ पर नए आए हैं। हमने सुना आप अपनी कोई जमीन बेच रही है। हमें यहाँ पर घर बनाने के लिए एक जमीन की जरूरत थी, तो इस बारे में मुझे आपसे बात करना था। क्या आपका ही नाम सविता है? जी नहीं, वो मेरी माँ है। आप अंदर आ जाइए, अंदर आकर आराम से इस बारे में बात कर लीजिए। वो दोनों उनकी वो बंजर जमीन खरीद लेते हैं। जमीन के बिक जाने से अमृता और सविता के पास कुछ पैसे आ जाते हैं। उन पैसों से वो पायल की एक छोटी सी दुकान खोलते हैं। उनका ये बिजनेस ठीक ठाक चलने लगता है। ज्यादा नहीं, पर पेट भरने लायक पैसे तो वो कमा ही लेते थे। धीरे धीरे उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है और उनकी जिंदगी पहले से बहुत आसान हो जाती है। एक दिन अमृता अपनी माँ को हॉस्पिटल से दिखाकर घर ला रही थी और उसके हाथ में कुछ फल भी थे। तभी रास्ते में उसे पड़ोस की काकी मिल जाती है। वो काकी अमृता और उसकी माँ को देखकर कहती है, कहाँ से आ रही हो अमृता? कुछ नहीं काकी, बस माँ को अस्पताल लेकर गई थी। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, इसलिए डॉक्टर को दिखाने गई थी। अच्छा, और ये फल कितने रुपए किलो लाई हो? 40 रुपए किलो। अच्छा काकी, अब चलती हूँ, दुकान पर भी कोई नहीं है। इतना कहकर अमृता अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन उन लोगों की ये बातें और कोई भी था जो सुन रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि सविता की जेठानी थी। ये सारी बातें सुनकर वो अपने मन में सोचती है, इसका मतलब इसकी दुकान अच्छी चल रही है, तभी तो 40 रुपए किलो फल खरीद कर ला रही है और माँ का प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रही है। ये बात मुझे लड्डू के पापा को बतानी ही होगी। सविता की जेठानी अपने घर जाती है और अपने पति से कहती है, ए जी, आपको पता है वो सविता और उसकी बेटी ने जो दुकान खोली है, उनकी दुकान खूब चल रही है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी भाग्यवान, क्योंकि जहाँ तक मैंने लोगों से सुना है उसकी दुकान तो बहुत कम चलती है। वो सिर्फ लोगों को बताने के लिए है। आपको पता है मैंने आज क्या देखा? वो कलमुही और उसकी माँ फल लेकर घर जा रहे थे और वो अपनी माँ का प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रही है। आप खुद सोचो, अगर दुकान कम चलती तो इन सब के पैसे कहाँ से आते? बात तो तुम्हारी सही है, फिर अब हम क्या करें? करना क्या है, मैं तो कहती हूँ मट्टी तेल डालकर फूंक दो उसकी दुकान को। वाह भाग्यवान, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। हर चीज का सॉल्यूशन रखती हो तुम। वो तो है। आखिर पत्नी किसकी है? दोनों पति पत्नी अपना घटिया सा प्लान बनाकर हंसने लगते हैं। उसी रात दोनों मिलकर अमृता और उसकी माँ की पायल की दुकान के पास जाते हैं और मिट्टी तेल डालकर उसे जला देते हैं। इस तरह वो अपने घटिया प्लान को अंजाम देते हैं और खुशी से घर चले जाते हैं। अगले दिन जब अमृता और सविता को इस बात की खबर लगती है कि उसकी दुकान में किसी ने आग लगा दी है, तो उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब एक वही दुकान उनका एकमात्र सहारा थी। वो दोनों भागी भागी दुकान पर जाती है और वहाँ पर राख का ढेर देखकर खूब रोती है। ये सब किसने किया होगा माँ? कौन है हमारा दुश्मन? तुम अच्छे से जानती हो बेटी कि इस पूरे गांव में हमारे एक ही दुश्मन है और वो है तुम्हारे ही ताऊ और ताई। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? इस तरह किसी पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। क्या तुमने ताऊ और ताई को आग लगाते हुए देखा है? नहीं ना, फिर तुम कैसे कह सकती हो? दोनों वहीं पर उदास होकर बैठ जाती है। काफी देर बाद अमृता अपनी माँ को समझा बुझाकर घर लेकर जाने लगती है। जब वो अपने उस कुएं के पास पहुँचते हैं, तब उन्हें अचानक से एक आवाज आती है, रुक जाओ अमृता और सविता। माँ, आपको भी ऐसा लगा क्या कि किसी ने हम दोनों को बुलाया है? हाँ बेटी, लगा तो। तभी उन्हें दोबारा से आवाज आती है। आवाज सुनकर अमृता कहती है, लगता है ये आवाज कुएं से आ रही है। दोनों माँ बेटी कुएं के पास जाते हैं और कुएं के अंदर देखते हैं। कुएं के अंदर उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी उन्हें दोबारा से आवाज आती है, मैंने तुम दोनों को यहाँ मदद करने के लिए बुलाया है। मैं जादुई कुआं बोल रहा हूँ। क्या मतलब, तुम जादुई हो? हाँ, तुमने सही सुना। और अमृता,
तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही थी। तुम्हारी दुकान को आग तुम्हारे ताऊ और ताई नहीं लगाई है। वो हमेशा तुम्हारा बुरा चाहते हैं, लेकिन फिर भी तुम उनकी इज्जत करती हो। तुम्हारी यही भावना देखकर मेरा मन हुआ कि मैं तुम्हें कुछ दूं, जिससे तुम दोनों माँ बेटी का जीवन संवर जाए। ऐसा कहकर कुआं उन दोनों माँ बेटी को जादुई सोने और चांदी की पायल देते हुए कहता है, ये दोनों पायल जादुई हैं। चांदी की पायल से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, और सोने की पायल से तुम जितना पायल मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। कुएं की ये बात सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है और दोनों सोने और चांदी की पायल लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर वो चांदी की पायल से अपनी दुकान वापस पहले जैसा करने को बोलती है। माँ, अब हमारी दुकान पहले जैसी हो गई होगी, चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों अपनी दुकान देखने जाती है तो सच में उनकी दुकान पहले जैसे ठीक हो गई थी। उसके बाद दुकान के अंदर जाकर जादुई सोने की पायल से अमृता ढेर सारे पायल मांगती है। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर और अलग अलग डिजाइन के पायल प्रकट हो जाते हैं। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश होती है। अब उनके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जादुई चांदी की पायल उन्हें सारी जरूरतों की चीजें दे देता था और सोने की पायल से ढेर सारे पायल लेकर वो अपने दुकान से बेच दिया करती थी। इस तरह बिना किसी लागत के उनका सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा होता था। उन्होंने कुछ ही साल में बहुत तरक्की कर ली और पूरे गांव के सबसे अमीर लोग बन गए। अब गांव के लोग उनसे तकलीफ में मदद मांगने आते थे और वो बिना किसी घमंड के उनकी मदद कर दिया करती थी। इस तरह जादुई सोने के और चांदी के पायल की वजह से वो दोनों माँ बेटी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। एक बार की बात है, भानगढ़ नामक राज्य में अर्जुन सिंह का राज था। वो अपनी पत्नी और प्रजा के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। उनकी खुशियाँ और भी ज्यादा बढ़ गई जब उन्हें इस बात की खबर लगी कि उनकी रानी माँ बनने वाली है। वो अपनी पत्नी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने लगती हैं। कुछ समय इसी तरह बीत जाते हैं और वो खुशी की घड़ी आ जाती है, जिसका राजा और रानी को बेसब्री से इंतजार था। रानी एक नहीं बल्कि 2 राजकुमारियों को जन्म देती है। जब इसकी खबर राजा को लगती है तो वो खुशी से नाचते हुए रानी के पास जाते हैं। राजा को देख रानी कहती है, महाराज, आपकी इच्छा थी कि आपके राजमहल में लक्ष्मी के रूप में बेटी जन्म ले। देखिए, एक साथ 2-2 लक्ष्मी आई है हमारे महल में, और जरा इन्हें देखिए तो ये कितनी सुंदर है। मेरी दोनों बच्चियों को किसी की नजर ना लगे। आप सही कह रही हैं रानी, हमारी दोनों ही बच्चियाँ बहुत खूबसूरत हैं। जरा मेरी बच्चियों को मेरे गोद में तो दो। इतना कहकर राजा एक एक करके अपनी दोनों बच्चियों को गोद में उठाता है और उन्हें प्यार करता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है, महारानी, आपने हमारी बच्चियों के बाल पर ध्यान दिया? नहीं महाराज, क्यों? देखिए, हमारी एक बेटी के बाल सोने के और दूसरी बेटी के बाल चांदी के हैं। सच में महाराज, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। सच में ये दोनों बच्चियां हमारे महल में साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर आई हैं। सुनिए, इनका नामकरण करने के लिए आप हमारे कुल गुरु को बुला लीजिए। कल ही हम दोनों बच्चियों का नामकरण करेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है रानी, मैं भी यही सोच रहा था। राजा और रानी दोनों ही अपनी बेटियों को देख देख कर बहुत खुश हो रहे थे। अगले दिन महल में जश्न का माहौल होता है। दोनों बच्चियों का नामकरण करने के लिए उनकी कुल गुरु आती हैं और दोनों बच्चियों को अपना आशीर्वाद देती हैं और राजा रानी से कहती है, राजा रानी, तुम्हारे घर कोई आम कन्या ने जन्म नहीं लिया है, बल्कि ये दोनों कन्याएं जादुई हैं। जब ये दोनों रोएंगी तो इनकी आंखों से आंसू की जगह सोने और चांदी निकलेंगे। इन दोनों पर मेरा आशीर्वाद है कि ये वरदान इनके लिए हमेशा वरदान ही रहे, अभिशाप साबित ना हो। हमेशा ये दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करें। मैं आपकी एक बेटी का नाम सोनाक्षी और दूसरी बेटी का नाम सुहाना रखती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता, हमारी दोनों बेटियों को अपना आशीर्वाद देने के लिए। राजा और रानी ये बात जानकर और भी ज्यादा खुश थे कि उनकी दोनों बेटियों के बाल सोने और चांदी के हैं।
और उन्हें कुदरत से सोने चांदी के आंसू का वरदान मिला है। इसी तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था। सुहाना और सोनाक्षी दोनों बड़ी हो जाती है। दोनों राजकुमारी बहनों में जमीन और आसमान का फर्क था। जहाँ राजकुमारी सुहाना बहुत अच्छे स्वभाव की थी, वहीं राजकुमारी सोनाक्षी अपने सोने के बालों पर बहुत घमंड करती थी। वो कभी किसी की कोई मदद नहीं करती थी, परंतु सुहाना राजकुमारी हमेशा लोगों की मदद करने पर भरोसा रखती थी और बहुत ही विनम्र दिल की थी। एक दिन दोनों बहनें अपने बगीचे में टहल रही थी। तभी सोनाक्षी एक दासी को बुलाकर कहती है, सुनो दासी, मेरे और मेरी बहन सुहाना के लिए संतरे का जूस लेकर आओ और जरा जल्दी आना, ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। जी राजकुमारी, मैं अभी लेकर आती हूँ। राजकुमारी महल के रसोई में जाकर जूस बनाने लगती है। तभी वहाँ पर रानी आती है और कहती है, दासी, फौरन 2 गिलास नींबू पानी बना दो, राजा से मिलने उनके दोस्त आए हैं, और हाँ, जरा फटाफट बनाना। इतना कहकर रानी वहाँ से चली जाती है। तभी दासी अपने मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं? अगर राजकुमारी के लिए जल्दी जूस लेकर नहीं गई तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन बाहर से मेहमान आए हैं, उनको नींबू पानी भी देना तो जरूरी है। हाय, मैं तो दोनों तरफ से फंस गई। एक काम करती हूँ, पहले मेहमानों को नींबू पानी देकर आ जाती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा सोचकर दासी नींबू पानी बनाती है और मेहमानों को देकर आती है। दूसरी तरफ सोनाक्षी बहुत देर से जूस का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद दासी सोनाक्षी के पास जूस लेकर आती है। तब सोनाक्षी गुस्से में कहती है, जूस बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? तुम बहुत आलसी हो गई हो। पिताजी से कहकर तुम्हें काम से निकलवाना पड़ेगा। राजकुमारी, मेरी बात तो सुनिए। चुप रहो तुम, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। इतनी देर बाद जूस लाने का कोई फायदा नहीं है। माफ कर दीजिए राजकुमारी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनिए। सोनाक्षी जूस का गिलास दासी के ऊपर फेंक देती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ खड़ी सुहाना कहती है, सोनाक्षी, मेरी बहन, इतना गुस्सा मत करो। तुम देखो, शायद वो हमसे कुछ कहना चाहती है। एक बार तुम उसकी बात सुन तो लो। मुझे नहीं सुनी इसकी कोई बात। इसको तो मैं पिताजी से कहकर महल से निकलवा कर ही रहूंगी। नहीं मीनाक्षी, इतनी सी गलती के लिए उसको इतनी बड़ी सजा मत दो। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जब भी मैं किसी को डांटती हूँ, तुम हमेशा बीच में आती हो। सुन दासी, सुहाना की वजह से आज मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती बिल्कुल मत करियो। चल अब जा यहाँ से। इस तरह सुहाना के कहने पर सोनाक्षी उसे माफ कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दोनों बहनें 20 बरस की होने वाली थी। उनका जन्मदिन आने वाला था। दोनों राजकुमारियों को राजा और रानी अपने पास बुलाते हैं। तभी रानी अपनी दोनों बेटियों से कहती है, बेटियों, मैंने और तुम्हारे पिताजी ने मिलकर एक फैसला किया है। तुम्हारे इस 20वें जन्मदिन पर हम तुम दोनों का विवाह करवा देंगी, लेकिन अपना वर तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। तुम दोनों भली भांति जानती हो कि तुम दोनों के पास कुदरती शक्तियाँ हैं, और वो शक्तियाँ क्या है ये भी तुम्हें पता है। और तुम दोनों के बाल भी सोने और चांदी के हैं। तो अपनी शक्तियों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपने लिए वर ढूंढना होगा। तुम्हारे जन्मदिन से पहले उम्मीद है तुम दोनों ये कार्य कर लोगी। रानी की बातें सुन दोनों बहनें बहुत खुश होती है। तभी सुहाना कहती है, अपना आशीर्वाद दीजिए माँ पिताजी, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना हम कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। मेरी प्यारी बच्ची, हम दोनों तुम्हारे माता पिता है, और माता पिता का आशीर्वाद तो अपने बच्चों के साथ सदैव रहता है। दोनों बहनें अपने माता पिता से विदा लेकर अपना वर ढूंढने के लिए महल से निकल जाती हैं। जन्मदिन से एक दिन पहले वो दोनों एक एक लड़के के साथ अपने माता पिता के समक्ष आकर खड़ी हो जाती हैं। राजा देखते हैं कि उनकी वो बेटी जिसके सोने के बाल है, यानी कि सोनाक्षी, एक बहुत खूबसूरत राजकुमार के साथ खड़ी है, जबकि उनकी दूसरी बेटी सुहाना जिसके चांदी के बाल है, वो एक साधारण से लड़के के साथ खड़ी है। ये सब देख राजा और रानी क्रोधित हो जाते हैं और रानी कहती है, राजकुमारी सुहाना, आप अपने साथ किसे लेकर आ गई हो? ये मेरे होने वाले पति हैं माँ। क्या तुम इस गरीब से शादी करोगी? हमने आपको अपने पसंद का लड़का चुनने की अनुमति इसलिए दी क्योंकि हमें लगा कि हमसे बेहतर आपकी पसंद होगी, लेकिन आप इस गरीब लड़के को उठाकर ले आई हैं।
तभी वहाँ खड़ी सोनाक्षी हंसते हुए और सुहाना और उस गरीब लड़के का मजाक बनाते हुए कहती है माँ, सुहाना कौन सा बहुत अच्छी दिखती है। इसके चांदी के बाल देखकर ऐसा लगता है कि किसी बुढ़िया के सफेद बाल हो। दिखने में ये बहुत ही अजीब लगती है और इसके रोने पर भी आंखों से चांदी का सिक्का निकलता है। ऐसे में ये अपने लिए बिल्कुल सही लड़का लेकर आई है। कोई अमीर राजकुमार तो इसे पसंद ही नहीं करता। मैं इसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ और मेरे आंखों से सोना निकलता है, इसलिए मुझे इतना अच्छा और अमीर राजकुमार मिला है। मैं तो इसके साथ अपना जीवन बहुत खुशी खुशी व्यतीत करूँगी। बस बहुत हो गया सोनाक्षी तुम्हारा। माँ, पिताजी, आप दोनों अब अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। मुझे पवन बहुत पसंद है और मैं इसी से शादी करूँगी। मैं जानती हूँ ये मुझे हमेशा खुश रखेगा। ये फैसला मैंने अपनी मर्जी से किया है। अब आप दोनों अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। वादे के अनुसार आप दोनों को मेरी शादी पवन से करवानी ही होगी। तुम सही कह रही हो सुहाना, हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। यदि तुम इस गरीब लड़के से शादी करना चाहती हो तो ठीक है, हम तुम्हारा विवाह इसी से करवाएंगे। राजा हाँ तो कर देते हैं, लेकिन राजा और रानी राजकुमारी सुहाना के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। लेकिन वो अपने वचनों से बंधे हुए थे, इसलिए कुछ नहीं कर पाते। अगले दिन दोनों राजकुमारियों के जन्मदिन के साथ साथ उनकी पसंद के लड़के से उनका विवाह भी करा दिया जाता है। उसके बाद दोनों राजकुमारियां अपने अपने ससुराल चली जाती है। राजकुमारी सुहाना का पति यानी कि पवन ज्यादा अमीर नहीं था, इसलिए वो राजकुमारी को अपने साथ एक छोटी सी झोपड़ी में ले जाता है। पवन अपने आंगन में कुछ सब्जियां उगाकर उन्हें बेचा करता था। उसके इस काम में राजकुमारी सुहाना भी उसकी मदद करने लगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजकुमारी सुहाना और पवन सड़क किनारे सब्जियां बेच रहे थे और उसी सड़क से रानी अपने रथ से राज्य का दौरा कर रही थी। रानी अपनी बेटी को इस तरह सब्जियां बेचते हुए देख लेती है। रानी तुरंत अपनी बेटी के पास जाती है और कहती है, बेटा सुहाना, तुम एक राजकुमारी हो। तुम इस तरह यहाँ सब्जियां बेचते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हारे बाल चांदी के हैं और तुम्हारे आंखों के आंसू भी चांदी के हैं। तो तुम उन्हें बेचकर क्यों नहीं अपना गुजारा चलाती हो? हमने आपको इस गरीब लड़के से शादी करने के लिए इसलिए नहीं रोका था क्योंकि हमें लगा कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक अच्छा जीवन व्यतीत करोगी, लेकिन तुम तो इसके साथ यहाँ आकर सब्जियाँ बेच रही हो। माँ, पवन ने आज तक मुझे कोई तकलीफ ही नहीं दी कि मुझे रोना आए, और जब मुझे रोना ही नहीं आता तो आँखों से चांदी कैसे निकलेगा। और रही बात मेरे बालों की, तो पवन को मेरे बाल बहुत पसंद है। वो नहीं चाहते कि मेरे सर से एक भी बाल निकाला जाए। और वैसे भी हम दोनों को मेहनत करके कमाना बहुत अच्छा लगता है। ये जिंदगी मैंने खुद चुनी है। मैं इस जिंदगी में बहुत खुश हूँ। माफ कीजिए रानी माँ, लेकिन मैं किसी भी हालत में राजकुमारी सुहाना को रुलाकर चांदी नहीं प्राप्त कर सकता। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। आप हमारी चिंता मत कीजिए। पवन की बात सुनकर रानी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रानी वहाँ से सीधा अपनी दूसरी बेटी सोनाक्षी के पास जाती है। वो देखती है कि सोनाक्षी के अगल बगल बहुत सारे नौकर चाकर घूम रहे हैं और वो एक महारानी वाली जिंदगी व्यतीत कर रही है। अपनी दूसरी बेटी को देखकर रानी बहुत खुश होती है। अपनी माँ को देख राजकुमारी सोनाक्षी कहती है, अरे माँ, आप यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ बेटी, क्योंकि तुम तो एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हो, लेकिन मेरी दूसरी बेटी सुहाना गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। वो अपने कुदरती जादू का फायदा भी नहीं उठा रही। मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूँ। थोड़ी देर बाद रानी वापस अपने महल में आ जाती है। इसी तरह पूरे 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन महल में राजा और रानी अपनी सालगिरह का जश्न रखते हैं और अपनी दोनों बेटियों और दामाद को आमंत्रित करते हैं। आमंत्रण पाकर राजकुमारी सुहाना बहुत खुश थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे दुख भी हो रहा था। वो अपने पति से कहती है, सुनिए, माँ और पिताजी ने हमें अपनी सालगिरह पर आमंत्रित किया है। हम इतने अमीर तो नहीं हैं कि हम उन्हें कोई कीमती तोहफा दे सकें। हम उन्हें तोहफे में क्या दें? आप चिंता क्यों करती हो सुहाना? राजा और रानी को क्या देना है, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे पास रामायण की एक बहुत पुरानी पुस्तक है। वह पुस्तक मुझे मेरी माँ ने मरने से पहले दी थी। हम वही पुस्तक राजा और रानी को देंगे। देखना, वो बहुत खुश होंगे।
राजा और रानी के सालगिरह वाले दिन दोनों पति पत्नी तैयार होकर और वही किताब लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी सोनाक्षी का पति अकेली ही महल आता है। अपने साथ राजकुमारी सोनाक्षी को लेकर नहीं आता। तभी रानी उससे कहती है, राजकुमार, आप हमारी बेटी सोनाक्षी को साथ नहीं लेकर आए। हम दोनों पति पत्नी कब से अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। रानी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आजकल राजकुमारी सोनाक्षी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने तो उनसे कहा था यहाँ आने को, लेकिन उन्होंने ही कहा कि वो अभी अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रही हैं। फिर मुझे लगा कि उन्हें आराम की अभी ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ लेकर नहीं आया। लेकिन मैं आप दोनों के लिए कुछ अनमोल तोहफे लेकर आया हूँ। आप वो तोहफा कबूल कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, हमारे लिए इतने खूबसूरत तोहफे लेकर आने के लिए। सोनाक्षी का पति रानी और राजा के लिए ढेर सारा सोना लेकर आया था, जिसे देख रानी और राजा बहुत खुश होते हैं। तभी उनके सामने सुहाना और उसके पति जाते हैं और सुहाना कहती है, माँ और पिताजी, हमारे पास आपको देने के लिए कोई महंगा तोहफा तो नहीं है, लेकिन हम आपके लिए बहुत ही पाक चीज लेकर आए हैं। इतना कहकर सुहाना अपने माता पिता को वो रामायण की किताब देती है। ये क्या तोहफा है सुहाना? तुम अपना एक चांदी का बाल तोड़कर भी हमें एक बहुत अच्छा तोहफा दे सकती थी। हम रामायण की पुस्तक की इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें उपहार में ये दो। हम सच बताए तो हमें इससे अपना अपमान महसूस हुआ है। रानी की बातें सुनकर सुहाना और उसका पति दोनों थोड़ा उदास हो जाते हैं। दूसरी तरफ राजा और रानी भी सुहाना और उसके पति के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। वो सिर्फ अपने दूसरे दामाद से ही बातें कर रहे थे। राजकुमारी सुहाना उदास होकर अपने पति के साथ महल के एक कोने में खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर सोनाक्षी के पति के लाए हुए तोहफे पर जाती है। वो देखकर सुहाना हैरान हो जाती है। अरे, ये तो वैसा ही सोना है जैसा सोनाक्षी के रोने पर उसकी आंखों से निकलता है। इसका मतलब ये आदमी इतना सारा सोना मेरी बहन को रुला कर लाया है। नहीं, मेरी बहन बहुत खतरे में है। नहीं, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगी। राजकुमारी सुहाना अपने पति को सारी बात बताती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी राजकुमारी सोनाक्षी के महल पहुंच जाते हैं। वो वहां जाकर देखते हैं कि महल के चारों तरफ सैनिकों का पहरा लगा हुआ है। पवन उन सभी सैनिकों का ध्यान भटकाने लगता है। उसके ऐसा करते ही राजकुमारी सुहाना महल के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर जब वो सोनाक्षी की हालत देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि राजकुमारी सोनाक्षी के सर पर एक भी बाल नहीं था और वो अंधी हो चुकी थी। सुहाना अपनी बहन से कहती है, सोनाक्षी, मेरी बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? किसने की तुम्हारी ऐसी हालत? बहन, मेरा पति एक बहुत ही दुष्ट इंसान है। वो हमेशा मुझे मारता पीटता रहता है ताकि मेरे रोने से मेरे आंखों से सोना निकले, और मेरे सारे बाल खींच कर उसने मुझे टकला कर दिया, और बहुत ज्यादा रोने की वजह से मैं अंधी हो गई हूँ। अब मैं कुछ नहीं देख सकती। मैंने एक इंसान को पहचानने में गलती कर दी। मेरी बहन, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने बिल्कुल सही जीवन साथी चुना। तुम रो मत बहन, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। ऐसा कहकर सुहाना मीनाक्षी को लेकर महल के खिड़की से कूदकर बाहर आ जाती है और वहाँ से अपने माता पिता के महल चली जाती है। पीछे पीछे पवन भी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर राजकुमारी सुहाना और सोनाक्षी अपने माता पिता को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर राजा और रानी को बहुत दुख होता है। राजा तुरंत राजकुमार को कारावास में डलवा देते हैं और अपनी बेटी के लिए दुखी होने लगती हैं। तभी राजकुमारी सुहाना कहती है, पिताजी, मुझे लगता है हमें हमारी कुल गुरु माँ से बात करनी चाहिए। उनके पास इसका उपाय जरूर होगा। राजा को सुहाना की बात सही लगती है। तुरंत महल में कुल गुरु देवी को बुलाया जाता है। कुल गुरु माँ सारी परेशानी जानने के बाद कहती है, इसका उपाय है, यदि राजकुमारी सुहाना भी अपनी शक्तियों को त्याग देंगी तो ये दोनों बहनें एक साधारण लड़की में बदल जाएंगी। मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ गुरु माँ। तभी गुरु माँ कुछ मंत्र पढ़ती है और उनके ऐसा करते ही सुहाना एक साधारण लड़की में बदल जाती है और दूसरी तरफ राजकुमारी सोनाक्षी भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन,
मैंने तुम्हें कितना गलत समझा था, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे लिए अपनी शक्तियाँ भी त्याग दी। सुहाना अपनी बहन को माफ कर देती है। राजा और रानी भी उनसे माफी मांगती हैं। वो सभी को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से वो सभी एक ही महल में अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।